न्यूटन्स लॉ के साथ साथ फ्रिक्शन के भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देख लिया हमने, अब देखेंगे फ्रिक्शन। हेडिंग लिखो, तुम्हारा चैप्टर का नाम लिख लो फ्रिक्शन। देखो, जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ के प्रॉब्लम कर रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के प्रॉब्लम कर रहे थे, उसमें अगर कोई भी बॉडी ग्राउंड पे रखा हुआ था तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था कि ग्राउंड इज स्मूथ या सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है। वहां पे सरफेस को हम क्या कर रहे थे, स्मूथ करके पढ़ रहे थे। स्मूथ कहने का मतलब है कि सरफेस और जो बॉडी है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां पे हमने फ्रिक्शन की बात ही नहीं करी, हर जगह नेग्लेक्ट करके रखा फ्रिक्शन को। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि फ्रिक्शन ना दिखे अगर किसी बॉडी को हम किसी ग्राउंड पे या किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे पुल करे या पुश करे, तो ठीक है। तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या होता है वो बात करेंगे। फ्रिक्शन देखना, दो केस समझते हैं। समझो, ये दो केस है तुम्हारा, ये केस वन और ये केस टू, ठीक है। अगर ध्यान से इस पे देखोगे तो ये जो बॉडी है, जो बॉडी वन है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, ठीक है। बॉडी पे क्या करा हमने, फोर्स एफ लगाया। लेकिन ये तुमको क्या दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। बॉडी क्या है, रेस्ट में दिख रहा है। और दूसरे केस में भी अगर देखोगे, बॉडी पे अगेन फोर्स एफ लगा रहे हैं, बट इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। यानी दोनों दोनों केस में बॉडी क्या है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हम पहले समझे थे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अगर है बॉडी, तो उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। जीरो। सारी बात समझ में, नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तुम्हें जो डायरेक्ट फोर्सेस दिख रहे हैं वो क्या होंगे, इधर एफ लग रहा है, इधर एम जी, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड बॉडी पे लगाएगा। अब देखो, अगर इसको रेस्ट में रखना है, इस बॉडी को रेस्ट में रखना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है वो क्या होने चाहिए, इक्वल दे होना मस्ट बी चाहिए। दे मस्ट बी हाँ, वो एक दूसरे को नलीफाई कर देने चाहिए, ठीक है। तो एन एम जी को नलीफाई कर रहा है। अब इस फोर्स को नलीफाई करने वाला कोई ना कोई फोर्स होगा, ठीक है। अब वो आ कहाँ से सकता है, यहाँ पे कांटेक्ट है, तो यही से एक फोर्स पॉसिबल है जो इस एफ को बैलेंस कर सकता है। अब इस एफ को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा इतना ही बराबर। यानी ये जो सरफेस है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसको मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट फोर्स एफ इज नोन एज फ्रिक्शन। ये फोर्स इस कैपिटल एफ को बैलेंस कर रहा है, जिसके चलते बॉडी क्या है, रेस्ट में है। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का क्या मतलब होता है, अगेन बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। बॉडी पे जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं वो जीरो होना चाहिए। अगेन जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा तुम्हारा ऐसा ही होगा। फ्री बॉडी डायग्राम जो भी तुम्हारा होगा वो इसी तरीके का होगा, ठीक है। तो अब तुमने देखा कि बॉडी रेस्ट में है तो भी फ्रिक्शन लग रहा है, बॉडी चल रहा है तो भी फ्रिक्शन लग रहा है। आ रही बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन कब आएगा, फ्रिक्शन आता है कि जब बॉडी और जिस सरफेस पे बॉडी रखा हुआ है उस पे रिलेटिव मोशन होता है। मतलब अगर ये सरफेस पे ये बॉडी चलने लगे या चलने का कोशिश करे, क्या, सुन लो ध्यान से, इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे ये बॉडी चलने लगे या चलने का कोशिश करे, उस केस में एक फोर्स आता है जो बॉडी के मोशन को रिटार्ड करने की कोशिश करता है।
and that force is known as what? Friction force. क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो लिखना Yes, इसमें, sir. लिखना when two surfaces are in contact, when two surfaces are in contact, when two surfaces are in contact and they have and they have and they have relative motion and they have relative motion, they have relative motion or tendency of motion, tendency of motion, relative motion or tendency of motion with respect to each other, with respect to each other, then a force act, then a force acts at the point of contact, which is known as force of friction, which is known as force of friction or frictional force. Then force acts at the contact. कहाँ पे काम करेगा ये, कहाँ पे एक्ट करेगा? जहां पे दोनों बॉडी का कांटेक्ट है. कांटेक्ट फोर्स में हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स. कुछ प्रॉपर्टीज हमने वहां पे डिस्कस कर लिया. ठीक है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स टेंजेंट की तरफ काम करता है। हाँ हाँ लिख लो, फुल स्टॉप दो और लिख लो this force is parallel to, this force is parallel to common tangent, this force is parallel to common tangent at the point of contact. ये बता चुके हैं पहले, दोबारा लिखवा रहे हैं. ये क्या होगा? कॉमन टेंजेंट जो है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके पैरेलल होगा. ठीक है, अब कुछ नोट में पॉइंट लिख लो जो फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज है. लिखना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट. एरिया कितना है उस पे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी तुम्हारा एरिया है उस पे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने 1 मीटर स्क्वायर का रखा हुआ है या 2 मीटर स्क्वायर का कांटेक्ट सरफेस रखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है फ्रिक्शन को. ठीक है, इसको पहला पॉइंट कर सकते हो. दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन, it depends on material of the surfaces in contact. It depends on material of surfaces in contact. किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल जो है, मटेरियल जो सरफेस किस मटेरियल का बना हुआ है. ठीक है ना, जो भी तुम्हारा जैसे अगर मैं इस पे हाथ रब करूं उसमें जो फ्रिक्शन होगा वो, या फिर मैं जो क्लोथ है उसको रब करूं उसका जो फ्रिक्शन है वो अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों केस में मटेरियल क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है. ठीक है, तीसरा, तीसरा है तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स. इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम में चलेंगे कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स.
और वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई फ्रिक्शन कम्स अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी तुम्हारा फ्रिक्शन है, एक ऐसा फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है। वर्क एनर्जी थ्योरम इसके बाद का चैप्टर है, वहां पे समझेंगे कि व्हाई फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट, force of friction does not opposes motion of a body, it opposes relative motion between two bodies। ये एक बार ध्यान से पढ़ लो। मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी लिख दो यार, मूविंग बॉडी। Force of friction does not opposes motion of a moving body, it opposes a relative motion between two bodies। ठीक है, देखो फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन जो है वो किसको अपोज करेगा? इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब होता है कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर चलने की कोशिश करता है, वो उसको रोकता है। ठीक है, और ऐसे होने के चलते बहुत सारी बॉडीज मूव करने लगती है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, हम जो चलते हैं वो फ्रिक्शन के हेल्प से करते हैं। या कोई भी तुम्हारा व्हीकल हो गया, अगर वो ग्राउंड पे चल रहा है तो फ्रिक्शन के हेल्प से चल रहा है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता ना तो हम चल नहीं पाते। फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे और ग्राउंड के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज कर रहा है, और उसी के चलते हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। ठीक है, हमारा काम क्या होता है, हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो उसी स्टैंड पे एक फोर्स आता है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, और वो हमें किधर धक्का देता है, आगे की तरफ। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो एक तरीके का रिलेटिव मोशन है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन आया और हमारे मोशन को सपोर्ट करा उसने, वो क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन जो हो रहा है उसको अपोज कर रहा है, जिसके चलते हम मूव करने लग रहा है। यही चीज होता है कार के साथ या कोई भी मूविंग बॉडी है उसके साथ, अगर फ्रिक्शन गायब कर दोगे तो चल नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी फ्रिक्शन जो है उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, ये कभी भी मूविंग बॉडी के मोशन को अपोज नहीं करता है। ये क्या करता है, रिलेटिव मोशन जो हो रहा है उसको अपोज करता है। तो रिलेटिव मोशन जो जो है उसको अगर अपोज कर रहा है तो ये बॉडी को मूव भी करवा सकता है और रोक भी सकता है। तो हमारे दिमाग में वो होना चाहिए, जब भी हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, ये गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन अपोजेस व्हाट, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव रिलेटिव मोशन। मोशन। ठीक है, जब भी ऐसा ऑप्शन आएगा तो एक बार ध्यान से पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन दिया हुआ है या फिर फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। जो मोस्ट करेक्ट है वो कौन सा है, दैट इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को अपोज रिलेटिव करता है। मोशन। क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसके चलते बॉडी मूव भी कर सकता है और रुक भी सकता है। ठीक है, जैसे सर हम अगर मोशन चल ठीक रहे हैं, कर दे तो क्या, सर मोशन ठीक कर दे तो क्या होता, वो मोशन क्या क्या मेरे मोशन की तो रुकता है सर। कुछ नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ सर, वो मोशन की तो अपोजिट कर रहा है फ्रिक्शन, वो सिर्फ मोशन होता तो कोई गड़बड़ी क्या होता सर? वही तो समझा रहे हैं, अगर मोशन को अपोज करता तो तुम चल नहीं पाते हैं। मोशन अगर फ्रिक्शन अपोज करने लगता ना तो तुम चलने की कोशिश करते, फ्रिक्शन तुमको चलने ही नहीं देता। तो फ्रिक्शन के हेल्प से तुम चल रहे हो। वो क्यों चल रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चलना, तो फ्रिक्शन उसको सपोर्ट करता है, फ्रिक्शन उसको अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। आ रही बात समझ में? तो अगर मोशन लिखोगे कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन तो गलत बात है, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और उसके चलते यू मे बी अ मूविंग बॉडी और मे बी बॉडी एट रेस्ट, ये दोनों प्रोसेस हो सकता है। तो कभी भी हम डायरेक्टली बस मोशन नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, रिलेटिव मोशन लिखेंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, ये हमेशा दो बॉडीज के कांटेक्ट पे आता है। अगर दो बॉडीज के कांटेक्ट में आ रहा है तो उनके बीच में जब भी तुमको रिलेटिव मोशन होगा या फिर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी तभी जाकर के ये दिखेगा। ठीक है, और
वही जो बोल रहा हूँ कि कभी भी जो स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आएगा, ऑप्शन में आ रहा है, तो उसमें पहले क्या ढूंढेंगे, रिलेटिव मोशन ढूंढेंगे। कभी भी मोशन वाले को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि मोशन को अपोज नहीं करता है, सपोर्ट करता है, चलने में तुम्हें हेल्प करता है। कहीं कहीं जहां अपोज करता है तो वहां पे भी हम रिलेटिव मोशन हो रहा है तब जाकर के अपोज कर रहा है, जिसके चलते बॉडी को रेस्ट रखने की कोशिश कर रहा है। तो जो तुम्हारा एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो होगा रिलेटिव मोशन को अपोज करना, ना कि ये वाला टिक करेंगे। ये अगर मोशन अपोज लिखा हुआ है तो उसको टिक मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं। फ्रिक्शन जो है, अभी हमने जो एग्जांपल देखा वहां पे देखा कि फ्रिक्शन अगर बॉडी रेस्ट में है और मूव करने की कोशिश कर रहा है उस इंस्टेंट पे भी आता है, या अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उस इंस्टेंट पे भी फ्रिक्शन आता है। मतलब बॉडी चलने की कोशिश करे या फिर चल रहा है, दोनों केस में तुमको फ्रिक्शन दिखेगा। आ रही बात समझ में? इसके चलते क्या होता है, फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं। एक फ्रिक्शन जब बॉडी टेंडेंसी में है मूव करने का, उस इंस्टेंट पे लगता है, उस ड्यूरेशन में लगता है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा टाइप है फ्रिक्शन का, अगर कोई बॉडी चल रहा है और उस पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो उस मोशन को हम क्या बोलते, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में? तो लिखना, देयर आर Yes, sir. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर वन, स्टैटिक फ्रिक्शन, and number two, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो दोनों टाइप है इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कब स्टैटिक होगा, कब काइनेटिक होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझते हैं, ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसका वेट है 100 न्यूटन। इस बॉडी का वेट कितना है? 100 न्यूटन है। ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। तुम इसको क्या चाहते हैं, पुश करना चाहते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, मतलब मूव करवाना चाहते हो। तो तुमने इस पे फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, उस पे फोर्स लगाना शुरू कर रहे हो, और तुमने फोर्स इस तरीके से लगाना शुरू करा कि पहले जीरो था, कुछ नहीं कर रहे, फोर्स कितना है, जीरो है। उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो, जैसे पहले 0 न्यूटन, 0 से 5 न्यूटन, 5 से 10, 10 से 15, और ऐसे कर करके तुम फोर्सेस बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो हर फोर्स की वैल्यू के लिए अगर तुम चेक कर रहे हो कि हर फोर्स की वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा देख लूं। तो 5 न्यूटन पे बॉडी मूव नहीं करा, रुका हुआ है। तो अगर 5 न्यूटन तुम फोर्स लगा रहे हो, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, यानी कोई उसको अपोज कर रहा है तुम्हारे फोर्स को। और हमने अभी जस्ट देखा कि वो फोर्स कौन सा होगा, वो फोर्स Friction होगा force. फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल ठीक फोर्स। है। और फ्रिक्शनल फोर्स कर क्या रहा है ना, बॉडी चाहता क्या है, मूव करना। क्योंकि तुम बॉडी को पुश कर रहे हो, बॉडी क्या करना है, करना चाहता है मूव करना, जिसको हम बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ मोशन। उसका काम क्या है, वो चाहता है मूव करना, लेकिन अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, उसको चलने से रोक रहा है, ठीक है। क्योंकि चलेगा तो इसके और इसके बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, उसी को फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन को क्या कर रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। अब ग्रेजुअली अगर फोर्स बढ़ाओगे, 5 न्यूटन बढ़ाया, बॉडी नहीं चला, 10 न्यूटन करा, बॉडी नहीं चला, 15 न्यूटन करा, बॉडी नहीं चला, ऐसे कर करके चेक करते 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 हम कहाँ पे गए, हम गए मान लो 60 न्यूटन तक। 60 न्यूटन पे जो है बॉडी वो चलने लगा। 60 न्यूटन पे हम क्या करें, जैसे उसको धक्का दिए, 60 न्यूटन धक्का जैसे हुआ, फोर्स जैसे उसको मिला, वो क्या करा, चलने लगा। आ रही बात समझ में? मतलब एक Yes, sir. फ्रिक्शन आ रहा था, एक ऐसा फ्रिक्शन आ रहा था जो तुमको कब तक अपोज किया, जब तक तुमने इतना फोर्स नहीं लगा दिया। 60 न्यूटन तक जब तक तुमने फोर्स नहीं लगाया, बॉडी क्या कर रहा था, यहाँ पे रेस्ट पे था। फिर जैसे ही तुमने 60 न्यूटन लगाया, उसके बाद बॉडी मोशन में आ गया, ठीक है। तो हमारा जो अभी हम पढ़ेंगे वो कहाँ तक पढ़ेंगे, 0 से लेकर के 60 न्यूटन तक, जहां तक बॉडी रेस्ट में था, ठीक है ना। क्योंकि जब बॉडी मूव करने लगता है तो थोड़ा सा और कंसेप्ट चेंज हो जाता है, तो उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन में पढ़ेंगे। क्योंकि बॉडी जब मूव करने लगा तो उस फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फ्रिक्शन है, इसके दो चीज है। एक तो ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता,
अभी जो फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि जब तुम 5 न्यूटन लगा रहे थे तो भी ये रोक लिया उसको, तो रोका होगा तो कितना फोर्स लगाया होगा पीछे की डायरेक्शन में। 5 न्यूटन को 5 रोकने के लिए न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में कितना न्यूटन फोर्स लगेगा? 5 न्यूटन। 5 ठीक है, न्यूटन। तुमने 10 न्यूटन 5 लगाया होगा न्यूटन तो फ्रिक्शन ने कितना लगाया होगा? फ्रिक्शन ने भी 10 लगाया होगा, या 10 से 10 न्यूटन ज्यादा ही लगाया लगा। होगा, या 10 से ज्यादा लगाएगा, ज्यादा लगाएगा, या 10 न्यूटन ही 10 लगाएगा? न्यूटन लगाएगा। सर 10 न्यूटन ही तो 10 लगाएगा। न्यूटन 10 न्यूटन ही लगाएगा, क्योंकि ज्यादा लगाएगा इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स इधर आने लगेगा तो और बॉडी पीछे मूव आने करने लगेगा। लगेगा। पीछे लेकिन ऐसा आएगा। होता नहीं है। ऐसा तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि तुम आगे की तरफ धक्का दे रहे हो और बॉडी कहाँ चले जाए? पीछे की तरफ। ऐसा नहीं हुआ। नहीं नहीं होता है क्या सर। मतलब, तुम अगर 10 न्यूटन लगाए हो तो फ्रिक्शन भी कितना लगा रहा है? 10 न्यूटन लगा रहा है। 10 वैसे ही न्यूटन तुम ही ग्रेजुअली लगाएगा। जब इंक्रीज कर रहे हो तो फ्रिक्शन भी ग्रेजुअली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी ये जो भी फ्रिक्शन है ना, ये सेल्फ एडजस्टेबल है। कब तक? अप टू अ मैक्सिमम लिमिट। 60 के बाद नहीं है। 60 के बाद बॉडी चलना शुरू कर दिया। अगर 60 के बाद बॉडी चलना शुरू कर दिया तो यानी इस फ्रिक्शन का कुछ मैक्सिमम वैल्यू है। जब जो उस वैल्यू तक जाते ही, उस वैल्यू तक अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, उसके बाद फ्रिक्शन का नेचर चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो क्या ध्यान रखेंगे, लिख लो। स्टैटिक फ्रिक्शन में पहला पॉइंट वाइज लिख लो। पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, static friction opposes tendency of static friction opposes tendency of motion between two bodies in contact ध्यान रखेंगे। ये क्या करता है? ये टेंडेंसी ऑफ मोशन, मतलब बॉडी चलने की कोशिश कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। It is a self-adjusting force that is it just balances it just balances the force applied on the body. It just balances the force applied on the body in order to move it. Applied on the body in order to move it. In order to move it. ठीक है? ऑर्डर टू मूव इट, इन ऑर्डर टू मूव इट। जो फोर्स तुमने बॉडी को मूव करने के लिए लगाया था, ठीक है ना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जस्ट उसके बराबर होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। उसकी वैल्यू क्या होगी? उतना ही के बराबर होगा। ठीक है, यस सर। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट। static friction varies from static friction varies from 0 to a maximum value of force 0 to a maximum value of force 0 to a maximum value of force which is also known as limiting friction, which is also known as limiting friction, which is also known as limiting friction। तो जो तुम्हारा फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, जिसको मैं एफ एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या होगा?
जीरो या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू है उससे छोटा होगा। ठीक है, जो गिवन प्रॉब्लम है, जो गिवन एग्जांपल मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। आएगा आएगा, रुक जाओ। हेलो हेलो। हाँ सर, अब हाँ सुनाई ठीक है, दे अभी रहा है। हाँ सर। थर्ड पॉइंट लिख लियो। थर्ड पॉइंट जो स्टेटमेंट था लिख लियो ना, जो स्टेटमेंट बोले वो लिख लियो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो वही समझा रहा हूँ कि जो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो जीरो और एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में क्या करता है, वेरी करता है। या तो जीरो होगा या अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू होगा, और उसी के बीच में फोर्सेज जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस स्टेज तक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। उसके आगे जाते हैं तो बॉडी मूव करने लगता है, जो कि एक अलग सिनेरियो बन जाता है जिसको काइनेटिक बोलते हैं। तो हम अभी कहाँ तक बात करेंगे, इस एफ मैक्सिमम तक बात करेंगे। और ये जो एफ मैक्सिमम है ना, दिस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट है वो किसके लिए यूज होगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर स्टैटिक Static फ्रिक्शन। friction. आ रही बात समझ में, मतलब जीरो से हाँ सर। मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करेगा। अब वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, सर स्टैटिक लिमिट, फ्रिक्शन हाँ, का वैल्यू जीरो भी हो सकता है। अगर कुछ फोर्स नहीं लगा रहे हो तो फ्रिक्शन बैठा हुआ है चुपचाप। फोर्स कितना है, फ्रिक्शन के चलते फोर्स कितना है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो फ्रिक्शन भी नहीं कर रहा है कुछ, जीरो। एडजस्टेबल है। जीरो। सर बोलो। सर कोई बॉडी फोर्स लगाने के तक चल नहीं रहा तो उसमें जो फ्रिक्शन 16 न्यूटन वो सर वो अप्लाई होने ही लगेगा कंटिन्यूअसली। तुम्हारा ना म्यूजिक ज्यादा सुनाई दे रहा है, आवाज नहीं। हाँ सर। सर तुम यहाँ देखो पे वो करता तो, हाँ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या करो, जो पूछना चाहते हैं ना उसको मैसेज कर दो, वो नीचे चैट का ऑप्शन आता है ना, तो चैट में लिख दो, मैं पढ़ लूंगा वहां से, क्योंकि आज तुम्हारी तरफ पता नहीं क्या शोर मचा हुआ है। जो भी पूछना है वो मैसेज कर देना मुझे। अब देखो, तो जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन देगा उसमें तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तुम पता लगा सकते हो कोई भी गिवन बॉडी है या कोई भी दो पेयर है जो कांटेक्ट में है सरफेसेस, उसके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है। तो लिखना फोर्थ पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज गिवन एज, limiting friction is given as, limiting friction is given as Fs max is equal to mu s into n. Limiting friction is given as Fs max, यानी ये तुम्हारा क्या, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। Fs max का क्या मतलब है, ऐसे लिख सकते हो, वेयर लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो n है यहाँ पे, ये है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन, नॉर्मल रिएक्शन between two bodies in contact। जो बॉडी कांटेक्ट में है उनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो n है। ठीक है, और म्यूएस क्या है यहाँ पे, म्यूएस जो है, दिस इज
and mu s is सर कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या Static बोलते हैं? इसको friction. बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है तुम्हारा? कोएफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का। और इसको कैलकुलेट करना ना बहुत ही सिंपल है। इसको कैलकुलेट करना, म्यू एस की वैल्यू पता करना बहुत ही सिंपल है। जो भी मैंने एग्जांपल तुमको दिखाया था, एग्जांपल जो मैंने बताया था, उसमें मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा था एग्जांपल के अकॉर्डिंग। डायग्राम मैंने मिटा दिया, एग्जांपल के अकॉर्डिंग याद होगा तो एफ एस मैक्स की वैल्यू जो थी वो 60 न्यूटन थी, ठीक है नहीं? यस सर। और बॉडी जो था वो कहाँ रखा हुआ था? बॉडी रखा हुआ था एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जब किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं, उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स वेट, वेट के बराबर 100 होगा, न्यूटन। ठीक है? यानी एन जो था वो कितना था? 100 न्यूटन था। 100 न्यूटन था सर। क्या अगर यहाँ कंपेयर करोगे ना तो म्यू एस जो आएगा इट विल बी हाउ मच? 0.6। म्यू एस की वैल्यू कितनी आएगी? 0.6 आएगी। क्लियर? 0.6 यस सर। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ध्यान से सुन लेना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ड्यूरिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि म्यू भी वेरी कर रहा है, यहाँ पे जो म्यू है ना वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम वैल्यू म्यू वेयर। ये चीज समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअली जो म्यू है वो भी वेरी करता है 0 से लेकर के म्यू एस तक। और म्यू एस को हम क्या बोलते हैं? म्यू एस को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नहीं समझ में आ रही है ये बात? बोलो। हाँ सर। इसको हटा दे, एक बार फिर से समझाएंगे क्या बोल रहे हैं म्यू एस का मतलब। देखो, जैसे इस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे थे और मैंने बताया कि हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं 5, 10 अप टू 16 तक। तो इसके लिए हमने इससे जो कोफिशिएंट आया उसको क्या बोल रहे हैं? म्यू एस बोल रहे हैं। और इसके पहले भी कुछ वैल्यू जा रही, जैसे यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0.1 आएगा। यहाँ पे देखोगे तो 0.05 आएगा। ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ना ये वेरी कर रहा है। म्यू की जो वैल्यू है क्या है? वेरी कर रहा है। उसको म्यू एस कब बोल रहे हैं? म्यू एस इज डिफाइंड फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए डिफाइंड है। समझ में? तो अगर प्रॉब्लम में तुमको दिया हुआ है, प्रॉब्लम में कभी दे दिया साफ साफ क्वेश्चन में कि जो गिवन क्वेश्चन है, जो बॉडीज है उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस की वैल्यू इतनी है, मान लो 0.6 है, तो हम क्या मानेंगे? इसको सीधे मैक्सिमम टर्म के लिए मान के रखेंगे, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए मान के रखेंगे। आ रही बात समझ में? यानी ये इससे नीचे के फोर्सेस पे मूव नहीं करेगा। इससे नीचे के जो भी फोर्सेस तुम लगा रहे हो उसपे क्या होगा? मूव नहीं करेगा। क्लियर है? हाँ सर। आ रही बात हाँ समझ सर। में? हाँ सर। हाँ सर। 2 पॉइंट और लिखेंगे फिर आगे चलेंगे। लिखना, देयर इज, या एक पॉइंट और बचा हुआ है। देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, there is no loss of energy due to static friction. There is no loss of energy due to static friction. There is no loss of energy due to static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन के चलते एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। क्योंकि अगर एनर्जी में लॉस करवाना है तो तुमने पढ़ा भी होगा कि वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है। जूनियर क्लासेस में इतना तो पढ़ा होगा हाँ ना सर। कि हाँ वर्क सर। जो होता है वो हाँ फोर्स सर। इनटू हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ सर। यहाँ पे जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, बॉडी का मोशन ही नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो गया। तो अगर 0। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो गया तो कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी का। क्योंकि लॉस कब होता है? जब फ्रिक्शन एनर्जी कंज्यूम करने लगता है। जो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, वहां पे फ्रिक्शन एनर्जी कंज्यूम करता है, दैट इज अ टाइप ऑफ लॉस। क्योंकि वहां से हीट प्रोड्यूस होगा जो कि जो हमारे काम का नहीं होता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा? लॉस नहीं होता है। क्लियर है? एनर्जी खर्च नहीं होता, हीट प्रोड्यूस नहीं होगा इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रहा, टेंडेंसी में है मूव करने का। ठीक है, एक सवाल करते हैं, एक छोटा सा सवाल करते हैं, लिखना। अ ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन, अ ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन is pressed against
pressed against a vertical wall by applying a force of 10 Newton, then find friction force acting between wall and block if coefficient of static friction is 0.4, एक मिनट चेक कर लें दो, 0.6 कर लो, 0.6 at the contact, 0.6 at the contact. A block of weight 5 Newton is pressed against a vertical wall by applying a force of, लिख देना, by applying a force of 10 Newton, then find friction force acting between wall and block if coefficient of static friction is 0.6 at the contact. सिक्सटी न्यूटन। सर 60 आ रहा है। 60 आ रहा है, यस सर। हाँ सर। सबका 60 आ रहा है, हाँ सर। सच में? यानी तुम लोग समझे ही नहीं। अगर 60 लाए हो तो तुम समझे ही नहीं। 60 जिसका जिसका आंसर आया वो समझा ही नहीं कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सोचो सोचो थोड़ा सा, 60 गलत है। सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगा। वेट मैंने कितना दिया हुआ था? वेट एक बार चेक कर लेना, कितना दिया था? सर 5 न्यूटन दिया। 5 न्यूटन। 5, हाँ ठीक है चलो चेक कर लो। एक बार सोचो कि 6 न्यूटन गलत है तो क्यों है? सर उसका आंसर 50/6 होगा, नॉर्मल रिएक्शन। चलो बताते हैं। ये वॉल है तुम्हारा, इस वॉल पे एक ब्लॉक है जिसको हमने प्रेस करके रखा हुआ विद द हेल्प ऑफ 10 न्यूटन फोर्स, और इसका जो वेट है वो कितने का है? 5 न्यूटन का। ये दो फोर्सेस तुम्हें पता है सर 5 और तुम्हें न्यूटन पता कर रहे हैं कितना होगा? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन होगा, ठीक है। आंसर जो होगा वो क्या होगा? 5 न्यूटन होगा, क्योंकि मैंने बोला ही कि जो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। समझो, देखना, ये जो ब्लॉक है ना, ये नीचे कब आएगा? नीचे किसके चलते आएगा? ये जो ब्लॉक है एमजी वो के चलते। नीचे किसके चलते आएगा? एमजी के चलते। यस। तो तुम्हें करना क्या है ना, तुम्हें करना है बस वेट को बैलेंस। तुम्हें किसको बैलेंस करना है? इसी वेट को बैलेंस करना है। अब इस फोर्स को लगा करके तुम डायरेक्टली क्या इस वेट को बैलेंस कर सकते हो? ये जो फोर्स लगा रहे हो, क्या ये इसको बैलेंस करेगा? नहीं। नहीं करेगा। इस फोर्स के चलते जो फ्रिक्शन आएगा ना, जो फ्रिक्शन आएगा वो इसको बैलेंस करेगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि जब हाँ इधर सर। तुम फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स इस पे परपेंडिकुलर है, वो डायरेक्टली कभी इसको रोक नहीं सकता, लेकिन ये फोर्स जनरेट करेगा कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन रोकेगा। आप समझो, अगर जिसने जिसने भी कैलकुलेट करा ना एफएस मैक्स कैलकुलेट करा है, क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया 0.6, तो 0.6 नॉर्मल रिएक्शन कितना होता? नॉर्मल रिएक्शन होता 10, क्योंकि तुम वॉल पे जो ब्लॉक है 10 न्यूटन से धक्का दे रहे हो, तो वॉल भी तुमको कितने से धक्का देगा? 10 न्यूटन से धक्का देगा, यानी जो वैल्यू आएगी 6 न्यूटन आएगी। लेकिन क्या ब्लॉक को 6 न्यूटन की जरूरत है? ब्लॉक जो है उसको 6 नहीं न्यूटन की जरूरत जरूरत है। है रुकने के लिए? नहीं जरूरत सर। ही नहीं है। नहीं सर। तो जरूरत नहीं है तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा? नहीं देगा, उसको जरूरत नहीं है। तो जितना जरूरत होता है उतना ही देता है, क्योंकि डेफिनेशन में ही तुमने देख लिया कि जितना चाहिए टेंडेंसी मोशन को अपोज करने के लिए उतना ही देता है, और इसीलिए तो इसको सेल्फ एडजस्टिंग बोलते हैं। तो जब इसके पास कैपेसिटी है 6 न्यूटन की,
6 न्यूटन चाहिए ही नहीं, उससे कम चाहिए तो ये दे देगा। यानी फ्रिक्शन जो यहाँ लगेगा ऊपर की तरफ, इट विल बी हाउ मच, 5 न्यूटन। तो जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा होगा 5 न्यूटन होगा, ना कि 6 न्यूटन होगा। 6 न्यूटन क्या है? इट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस केस के लिए लिमिटिंग वैल्यू है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि तुम्हें उतनी की जरूरत पड़ेगी। उससे कम की जरूरत पड़ रही है तो उससे कम का फ्रिक्शन लगाएगा। सो आंसर विल बी हाउ मच, 5 न्यूटन। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। कोई है जो कंफ्यूज है? ठीक है, तो जब भी सुनो, स्टैटिक फ्रिक्शन के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो उसमें यही एक गलती कर देते हैं बच्चे, क्योंकि वो सीधे क्या वैल्यू सोचते हैं, ये वैल्यू सोचते हैं। लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं सोचनी होती है, ये मन में रखना होता है कि इतना लगा सकता है, लेकिन हम लगाएंगे कौन सा, जो जरूरत है। मैंने बोला ना कि जो अप्लाइड फोर्स है ना, जो अप्लाइड Applied- फोर्स है, जो उसी के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। वो साफ साफ लाइन अगर पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि जो अप्लाइड फोर्स लग रहा है, जो मोशन करवाने चाहता है, जो मोशन करवाना चाहता है, जस्ट उसी के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है? हटा दे अब इसको। समझ में आ गया? देखो सिंपल सा प्रॉब्लम था, लेकिन जितने भी बच्चों ने आंसर बताया ना, सबने गलत बताया। आ रही बात समझ? तो कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन मत देखा करो कि बहुत आसान है, हो गया, वो वही गलती करा देता है। ठीक है, अब किसी से गलती नहीं होगा ना ये वाला क्वेश्चन या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन। जब भी नहीं स्टैटिक सर। का सवाल हो, थोड़ा सा सतर्क नहीं हो जाना सर। कि क्या, हाँ, सतर्क हो जाना कि क्या पूछ रहा है, क्या चाहिए तुम्हें। चलो अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, अब समझते हैं क्या हो रहा है। सेम पिछला वाला ही बॉडी लेंगे, इसका वेट कितना था, कितना न्यूटन था। ठीक है, तुमने इसको फोर्स लगाना शुरू करा, फोर्स लगा करके मूव करवा दिया। ठीक है, फोर्स लगा करके क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। अब देखो, ये जो है, ये मैंने बोला था कि 60 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। कब तक? जब बॉडी रुक रही है। ठीक है ना, जब तक बॉडी रुक रही है तो क्या हो रहा है, तुम 16, ये जो 60 न्यूटन तक का फोर्स लगाए हो, बॉडी रुकी है। उसके बाद क्या होगा, बॉडी में मोशन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, बॉडी चलने लगेगा, और बॉडी चलने लगेगा ना तो ये 60 न्यूटन गायब हो जाएगा। उसके बाद एक अलग टाइप का, एक अलग नेचर का फ्रिक्शन आ जाएगा। यानी अब ये जो फोर्स है, मान लो तुमने लगा दिया F इज इक्वल टू 80 न्यूटन। ठीक है, अब ये बॉडी मोशन में है। उस केस में जो फ्रिक्शन आएगा, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन लगेगा। ठीक है, ध्यान दो, 50 न्यूटन है क्यों बोल रहा हूँ, समझो। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, उसको जब धक्का देते हैं ना, तो धक्का देने तक क्या होता है, जिस मैक्सिमम फोर्स की जरूरत होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और वो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे ही बॉडी मूव करना शुरू हो जाता है ना, तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी घट जाती है। जैसे ही तुमने बॉडी को मूव करवा दिया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी घट जाएगी, और नेचर चेंज होकर के स्टैटिक से क्या हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? अब समझो, ये तुम खुद भी फील करोगे। मान लो 4 आदमी एक बक्से को धक्का दे रहे हो, 4 आदमी मिलके क्या कर रहे हैं, एक बक्से को धक्का दे रहा है, बहुत ही हेवी बक्सा है। क्या हो रहा है, जब धक्का दे रहे हैं, बक्सा अचानक से चला, और जो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है ना, वो गिर जाता है। कभी भी धक्का देंगे ना, तो जो सबसे छोटा बच्चा होगा, मतलब जो खुद को स्टेबल करने में थोड़ा सा मुश्किल पाता है, वो क्या करता है, गिर जाता है। होता क्या है ना, कि जब तक हम धक्का दे रहे होते, बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में होते होते क्या करता है, उस लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचता है, और लिमिटिंग वैल्यू पहुंचने के बाद बॉडी अचानक से मूव करता है। ऐसा फील करा होगा तुमने कि धक्का दे रहा है, बॉडी क्या हुआ, अचानक से मूव करा। और अचानक से मूव करता है ना, तो होता क्या है कि जो अंदर कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस पे जो भी तुम्हारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फंसे हुए थे ना, वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नीचे क्या हो जाता है, सरफेस थोड़ा सा चिकना हो जाता है। और उस सरफेस चिकना होने के चलते ना, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, वो थोड़ी सी घट जाती है। आ रही बात समझ में, क्या बोल हाँ रहा हूँ? सर। हाँ सर। समझ में आया हाँ सबको? हाँ कोई है सर। कि सर मैं, हाँ बोलो बोलो। सर मोशन के चलते वो थोड़े से कम होगा, बट वो मोशन जैसे वो स्पीड बढ़ाएगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा, वो फ्रिक्शन कमेगा ना, वो 50 न्यूटन ही रहेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह ये एडजस्टेबल नहीं है। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अगर मोशन स्टार्ट हो गया
और फ्रिक्शन फोर्स तुमने ऑब्जर्व किया 50 न्यूटन, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अब भले तुम चाहे 80 न्यूटन लगाओ, 100 न्यूटन लगाओ, 2000 न्यूटन लगाओ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी ऑलवेज व्हाट 50 न्यूटन, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज व्हाट, इट इज अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज ए कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स, जो क्या होता है, बॉडी को एक बार धक्का दे दिए, बॉडी चलना शुरू हो गया, तब आएगा, और इसकी वैल्यू, आ रही बात समझ में? तो होता क्या है कि फ्रिक्शन, जो तुम्हारा मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मैक्सिमम लिमिटिंग जो वैल्यू, उससे थोड़ा सा कम होगा। वो क्यों कम होगा? क्योंकि अंदर जो भी तुम्हारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एक दूसरे से फंसे होते हैं, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि कभी भी देखना, अगर बॉडी को मूव करा दोगे, फिर उसको पलट के देखोगे ना, तो नीचे के जो सरफेस होते हैं वो स्मूथ हो गए रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी बॉन्ड्स बने होते हैं वो टूट जाते हैं, और बॉन्ड्स टूटेंगे, फ्रिक्शन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, और नेचर फ्रिक्शन का चेंज हो जाएगा फ्रॉम स्टैटिक फ्रिक्शन टू काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसकी जो वैल्यू है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। बॉडी को किसी भी स्पीड से चलाओ, कितना भी फोर्स लगाओ, फर्क नहीं पड़ता है। स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर काइनेटिक फ्रिक्शन में घुस गए, वैल्यू कांस्टेंट हो गई। बोलो। सर सर इससे बॉडी को स्टैटिक कर दिया और फोर्स लगाया तो वो फ्रिक्शन मैक्सिमम वो 60 न्यूटन ही होगा? नहीं, फिर बदल जाएगा। अगर तुमने मूव करा करके बॉडी को रोक दिया, खुद भी फील कर सकते हो, एक बहुत दिन से पुराना बक्सा रखा हुआ है एक जगह पे, उसको तुम फोर्स लगा करके मूव कर दिए, फिर अगर अगली बार जाओगे तो क्या उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है या कम लगाना पड़ता है? बॉडी को मूव करा दिए, फिर सर रोक दिए, जब जाओगे तो फिर धक्का दोगे तो फोर्स लगाए उससे कम लगाना पड़ेगा। खुद भी फील कर सकते हो, ये सारी चीजें ऑब्जर्व होती हैं रियल सर लाइफ में भी, तो खुद कनेक्ट कर सकते हो। हाँ बोलो बोलो। सर, वो सर काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए अगर सर बॉन्ड टूटेगा तो सर एनर्जी रिलीज होगा तो? काइनेटिक, हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन वर्क करता है, यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, वो बताएंगे सारी चीजें। ठीक है, तो लिखो, इसका डेफिनेशन लिख लो, लिखना। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स which opposes, friction force which opposes, friction force which opposes the relative motion, opposes the relative motion, opposes the relative motion between, opposes the relative motion between bodies in contact, between bodies in contact, between bodies in contact, is known as kinetic friction, is known as kinetic friction, full stop. It always acts, it always acts, it always acts, it always acts in the opposite direction, in the opposite direction of motion. It always acts in the opposite direction of motion. It always acts in opposite direction of motion. ठीक है? Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं बोला होगा मैंने। तुमने अगर स्टैटिक फ्रिक्शन देखोगे तो उसमें मैंने कहीं ऐसा पॉइंट नहीं लिखाया कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा है। यानी ये जो पॉइंट है ये स्पेशली किसके लिए है? काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। अगर तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इट विल ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब अगर बॉडी लेफ्ट में मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट में लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ रूल नहीं है, ठीक है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मे बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसा पॉसिबल होता है। अब तुम्हारा दिमाग चकरा गया होगा कि ऐसा कब होता है, सोच रहे हो ना? हाँ सर। फील कर रहे हो कि हाँ कहाँ सर। ऐसा होता होगा? हाँ सर। चकरा गए हो? कोई है जो बता सकता है कि कहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है? सर बोलो। हम जब चलते हैं, सर हम जब move करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। देखो होता क्या है ना, जब भी तुम चल रहे हो ना तो तुमको चलने में मदद कौन कर रहा है? तुमको चलने में मदद कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना? क्योंकि जब हम चलते हैं तो जिस इंस्टेंट पे हम ग्राउंड को पीछे धक्का दे रहे होते हैं ना, उस इंस्टेंट पे हमारा बॉडी और फुट के बीच में रिलेटिव मोशन 0 होता है। जिस इंस्टेंट पे हम ग्राउंड को पीछे धक्का दे रहे हैं उस इंस्टेंट पे ग्राउंड कांटेक्ट में है फुट के साथ, तो कांटेक्ट के लिए भले वो छोटे से इंस्टेंट के लिए हो, उस इंस्टेंट पे कांटेक्ट क्या होता है?
कांटेक्ट में होता है, जिसके चलते रिलेटिव मोशन जीरो। अगर रिलेटिव मोशन गायब हो गया तो क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन तुमको किधर धक्का दे रहा है, आगे की तरफ धक्का दे रहा है। लेकिन यानी इस केस में जो तुम्हारा फ्रिक्शन है वो किधर लग रहा है, जिस डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में लग रहा है। आ रही बात समझ में? तो स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ कभी ऐसा मत सोचना कि वो हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। उसके लिए मैंने ऐसा कुछ रूल नहीं लिखा है, वो बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया था कि अगर फिर फोर्स इधर लगा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है। ठीक है, जैसे तुम साइकिलिंग करते हो या कोई भी व्हीकल अगर चल रहा है तो उसका जो रियर व्हील है उसको देखोगे तो रियर व्हील क्या होता है, रियर व्हील में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि यहाँ पे जो पॉइंट है, रोलिंग मोशन में भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो किधर जाने की कोशिश करता है, पीछे जाने की कोशिश करता है। मतलब ये जो पॉइंट है ये किधर जाने की कोशिश कर रहा है, पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन इसको आगे की तरफ धक्का देगा और जिसके चलते बॉडी क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। यानी इस केस में जो फ्रिक्शन है दैट इज व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में? ये चीज ध्यान में हाँ, रहेगा सर। तुम्हारा। मे बी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर फिजिक्स से आता है फ्रिक्शन से रिलेटेड तो वो पूछ देता है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर पूछ रहा है ना तो एक बार ध्यान से देखना, इट इज आस्किंग फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। डिपेंड करता है कि बॉडी का मोशन किस टाइप का है। लेकिन अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में कंफर्म रहो कि ये हमेशा किधर लगेगा, सर बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। सर ठीक है, हम जब हाँ चलते हैं बोलो। उसका सर कोई डायग्राम बता दीजिए। अब उसका पूरा फिगर कैसे बना, जो तुम्हारा फुट है, मान लो ये तुम्हारा पैर है, ठीक है। तो जब तुम चलते हो ना तो क्या करते हो, जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हो। तुम देखना पैर थोड़ा एंगल पे करते हैं। जब चलने की कोशिश करते हैं तो पैर क्या होता है, थोड़ा सा एंगल पे हो जाता है। एंगल पोजीशन में मतलब रहते हैं। ये तुम्हारा ग्राउंड है तो तुम क्या करते हो, पैर से जो फोर्स लगाते हो इस तरीके का फोर्स लगाते हो। पैर पे क्या कर, जो भी पैर से फोर्स लगा रहे हो जमीन पे, वो कैसा फोर्स लगा रहे हो, इस तरीके का। हाँ सर। तो इसका एक जो फोर्स है ना, उसका ये जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट क्या है, ग्राउंड पे पैरेलल है। ग्राउंड पे क्या है, पैरेलल है। मतलब इसी फोर्स से तुम ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो। तो ग्राउंड को अगर पीछे की तरफ धक्का दोगे तो क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो तुमको आगे की तरफ धक्का देगा। क्योंकि जिस इंस्टेंट पे तुम धक्का दे रहे हो ग्राउंड को, उस इंस्टेंट के लिए तुम्हारा जो फुट है उसका रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेस्ट में। क्लियर है? और यही प्रोसेस बार बार क्या होता है, रिपीट होता है जब हम चलते हैं तो। ठीक है, हाँ सर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का ये पॉइंट ध्यान रखना, ये स्पेशल काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट सर? लिखो, थर्ड पॉइंट। हाँ बोलो। सर अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है? कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव कर रहा है दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, यानी रिलेटिव मोशन है वहां पे। जैसे क्या हाँ। देखो, जैसे ये तुम्हारा ग्राउंड है, इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी इसकी 0 है। वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अगर इसके ऊपर कोई बॉडी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या ये बॉडी इसके ऊपर रिलेटिव मोशन में है? हाँ सर। है कि नहीं, है ना? ये इसके हाँ। ऊपर स्लाइड कर रहा है तो वेलोसिटी इसका 0 और इसका 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव मोशन है। हाँ। अगर रिलेटिव मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, लिख लो नेक्स्ट बट पॉइंट। सर आपने सर, जो पर पिछला सर वाला उसका देखा है उसमें तो एक नेट फोर्स लग रहा है, तो इसमें तो कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा किसमें नेट फोर्स नहीं क्योंकि लग रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। हाँ, तो जब हम चलते हैं ना, जब हम चलते हैं तो अगर तुम दोनों लेग का कंसीडर करोगे ना तो दोनों लेग पे जो होता है ना फोर्स, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। दोनों लेग पे जो फोर्स लगते हैं, तुम नहीं, जब हाँ व्हीकल के दौरान अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे कोई व्हीकल चल रहा है तो उस पे कोई नेट फोर्स लग रहा है क्या? नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन जो लग रहा है, जो फोर्स को अपोज कर रहा है ना, दैट फोर्स, वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्योंकि देखो, जब तुम बॉडी को चला रहे हो, उस पर स्लाइड करवा रहे हो 5 न्यूटन का फोर्स लगा करके, सॉरी एफ फोर्स लगा करके, पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा ना एफ, वो क्या होगा, ये होगा तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि अभी ये जो सरफेस है इस पे ये बॉडी स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन हो रहा है, ना कि ये रेस्ट में है उसके। अगर हाँ सर। हाँ सर,
सर तो उसका सर एक बॉडी kinetic रेस्ट पे था एक आदमी एक, हाँ बोलो बोलो। सर, एक बॉडी रेस्ट पे था, उस पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करे और उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा, तो वो काइनेटिक और 5 स्टैटिक। न्यूटन का फोर्स, अगर 5 न्यूटन का अगर तुमने फोर्स लगाया और वो चलने लगा, ठीक है, हाँ तो यानी जो तुम्हारा स्टैटिक का कंडीशन है ना, वो सीधे तुमने पार ही कर दिया। जो भी तुम्हारा स्टैटिक का सिचुएशन था वो तुमने हाँ ब्रेक ही कर दिया, समझो। तुम क्या बोल रहे हो, जैसे ये बॉडी था, मैंने जो एग्जांपल बताया था, मैंने न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी चल जाएगा, याद है? हाँ ठीक है। हाँ सर। अगर कोई आता है, कोई आया और सीधे उसके पास इतना एनर्जी है कि उसने 60 नहीं, सीधे क्या करा, 80 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। क्या कर दिया उसने? सीधे 80 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो ये जो बॉडी है ना, ये सीधे बॉन्ड वॉन्ड ब्रेक करके चलना शुरू कर देगा। कोई हाँ कंडीशन ही नहीं आया तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन का, क्योंकि ये सीधे और फिर टेंडेंसी। 50 सर 50 न्यूटन अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो सामने की तरफ ये नेट फोर्स लगेगा, फिर तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। हाँ, तो एक्सेलेरेशन आएगा तो बॉडी मूव करने लगेगा। एक्सेलेरेशन हाँ, आ अगर गया तो बॉडी वेलोसिटी मूव करने अगर लगेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, फिर तो नेट फोर्स भी नहीं, जीरो आएगा। हाँ ना, तो ये तब तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो गया, इसीलिए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब है नेट फोर्स बॉडी पे जीरो। नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है, मतलब तुम इतना फोर्स लगा रहे हो, 80 न्यूटन तुमने लगा करके बॉडी को चलाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये चलना शुरू कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन 60 न्यूटन अप्लाई करके उसको रोक सकता था, लेकिन जैसे ही तुमने चलाना शुरू कर दिया, यानी ये स्टैटिक से सीधे कौन सा कंडीशन आ गया, तुमने स्टैटिक वाले पोर्शन को देखा ही नहीं, सीधे तुम कहाँ चले गए, काइनेटिक में चले गए। और काइनेटिक के चलते इधर फ्रिक्शन लगेगा एफ, दैट मे बी व्हाट, 50 न्यूटन, जो कि इससे वैल्यू कम होगी। यानी अभी इस केस में तुम्हारा क्या है, एक नेट फोर्स चल रहा है इधर की तरफ 30 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है, हाँ, फिर तो 30 न्यूटन एक्सेलरेशन का आ लग रहा गया है, ना। जिसके चलते एक्सेलेरेशन आएगा। अब समझो, तुमने क्या करा, एक बार बॉडी को चला दिया 80 न्यूटन पे, अगर वो चल रहा है, तुमने एक्सेलेरेट करवाया। अगर इस फोर्स की वैल्यू को घटा करके अगर 50 न्यूटन कर दो, चला करके धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू को अगर घटा करके हमने 50 न्यूटन कर दिया, तो क्या ये बॉडी चलेगा या रुक जाएगा, ये बताओ। चलेगा, चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल। सर वही सर वही वही सर वही क्लियर नहीं हो रहा था, अब हो गया। हो गया ना? हाँ हाँ सर। चलो ठीक है। हाँ, क्या मैं बोल रहा था, कितना पॉइंट लिखा है एक बार बोलना। वो एक ही पॉइंट, वो सर डायरेक्शन इन द ऑपोजिट ऑफ द मोशन। दूसरा लिखो, दिस फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करता है, या एक बॉडी दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड करता है, तो वहां से जो फ्रिक्शन आएगा, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज व्हाट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोला जाए तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन आना चाहिए। इसको किस नाम से जानते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब तुम सोच लो, अगर तुम जमीन पे चल रहे हो तो तुम स्लाइड करते हुए चलते हो, स्लाइड करते हुए चलते हो, पैर जो है जमीन में घिसते हुए चलते हो क्या? अगर घिसते हुए चलोगे तो वहां पे कौन सा फोर्स आएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा। क्योंकि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करता है, जैसे ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन कैसा आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन is constant throughout the motion. Sliding friction is constant throughout the motion. Constant throughout the motion. And its value is directly proportional to directly proportional to normal reaction, acting between bodies in contact. Normal reaction acting between bodies in contact.
that is Fk is directly proportional to normal reaction। ठीक है, मतलब अगर तुमको Fk को बढ़ाना या घटाना है, ठीक है ना, ड्यूरिंग अ मोशन अगर तुमको Fk को बढ़ाना और घटाना है तो वो तुम कैसे कर सकते हो? दैट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज। ठीक है ना, समझेंगे हम आगे कि कब Fk को घटा बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है Fk ये किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। वो जो कांस्टेंट है that is represented as mu k Okay. is known as where mu k क्या है तुम्हारा? mu k के बोलते हैं, बोलो कोफिशिएंट क्या ऑफ बोलेंगे? स्लाइडिंग Coefficient of kinetic friction. Friction. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कुछ भी बोल सकते हो, लिख लो। where mu k is coefficient of kinetic friction and उसी में लिख लेना and it remains constant and it remains constant for a given pair of surfaces in contact. It is constant for a given pair of surfaces in contact. ठीक है, Yes, sir. हाँ सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेंगे। एक छोटा सा 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एक अभी डिस्कस कर लेंगे, एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लिखना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, theoretically लिखना mu s is greater than mu k. Mu s is greater than mu k for a given pair of surfaces in contact. जो है इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? बड़ा होगा किससे? म्यू के से। UK sir बड़ा होगा। ठीक है, तो कभी कभी फ्रिक्शन का जो क्वेश्चन आता है ना उसमें देखना 2 वैल्यू दिया रहता है। तुमने अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे तो दिखेगा कि किसी किसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसका 2 वैल्यू दिया हुआ है। एक वैल्यू ऐसी है जैसे 0.6 और दूसरी वैल्यू है 0.4। ठीक है ना, वो दोनों सवाल में दे देगा और तुम्हें सवाल पढ़ के समझना होता है कि क्या बॉडी स्टैटिक में है या काइनेटिक कंडीशन में है। तो अगर काइनेटिक कंडीशन में है यानी मोशन में है तो फिर हम कौन सा यूज करेंगे? ये यूज करेंगे, क्योंकि अब अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि ये जो छोटा वाला वैल्यू ये किसके लिए है? ये म्यू के है, और ये जो बड़ा वाला वैल्यू है किसके लिए? Mu s Mu sir. s. ठीक है, अगर इस पे तुमने ध्यान नहीं दिया, ये यूज कर दिया, क्योंकि वो म्यू एस म्यू के अब लिखेगा नहीं वहां पे कि दिस इज म्यू एस और दिस इज म्यू के, वो बता देगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज दिस एंड दिस। तो तुमको समझना है खुद से कि एक वैल्यू क्या है 0.6 है और एक वैल्यू 0.4 है, तो इसमें कौन सी वैल्यू म्यू के है, कौन सी वैल्यू यूएस है। और कभी कभी सवाल में एक ही वैल्यू दे देता है, 0.5 अगर दे दिया, ठीक है, तो दिस वैल्यू कैन बी यूज्ड एज म्यू एस एंड म्यू के बोथ। म्यू अगर के। सवाल में मेंशन नहीं करा गया है, मेंशन नहीं करा है तो क्या करेंगे? यूज कर सकते हैं इसको म्यू के लिए जैसे भी, Both के और लिए। म्यू एस बोथ के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। अब एक थोड़ा सा और सेकंड है जो समझाएंगे नहीं, बस ग्राफ प्लॉट कर देना, समझाएंगे इसको नेक्स्ट क्लास में ताकि हमको याद रहे कि क्या समझाना है। अगर ग्राफ प्लॉट करोगे म्यू वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स का, समझना ग्राफ किसका प्लॉट कर रहे हैं? म्यू वर्सेस एफ एक्सटर्नल या एफ अप्लाइड। समझना क्या होता है, अगर फोर्स अप्लाइड 0 था तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही थी? 0 आ रही थी, और लीनियर इंक्रीज होता है।
ठीक है ना। तुमने देखा कि क्या हो रहा है, 10 न्यूटन अप्लाई करने हैं तो बॉडी भी क्या कर रहा है, 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। 20 न्यूटन अप्लाई कर रहे थे तो फ्रिक्शन 20 न्यूटन था एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा था। यानी अगर फोर्स अप्लाइड बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, म्यू की वैल्यू बढ़ती है कॉन्स्टेंटली, जिसके चलते क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है और उसके बाद सडन डिक्रीज होता है और उसके बाद फिर क्या होता है, ये वैल्यू Constant. कांस्टेंट हो जाती है अगर बॉडी मूव करने लगे। तो यानी ये जो कंडीशन दिया हुआ ना, ये जो कंडीशन है ये किसका है, दिस इज योर म्यू एस। ये वैल्यू क्या है तुम्हारा, म्यू एस का म्यू Mu एस S. का है। और ये जो छोटा सा नीचे जो आया जो कांस्टेंट हो गया, दिस इज योर व्हाट, Mu K. म्यू के हो जाता ठीक है। ये जो रीजन है, इसके आगे का जो रीजन है, यहाँ से आगे का जो रीजन, ये किसका रीजन है, काइनेटिक Friction. फ्रिक्शन का। और ये जो रीजन है, ये जो ट्रायंगुलर रीजन है, ये कौन सा रीजन है, स्टैटिक फ्रिक्शन Static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो इस डायग्राम को भी याद रखोगे कि म्यू वर्सेस, अगर एफ अप्लाइड का ग्राफ तुमको दे दिया तो हम कैसे, या कभी कभी ये फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड का भी दे सकता है, फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड। तो फ्रिक्शन जब यहाँ पे करेगा ना तो दिस विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि जस्ट उसमें नॉर्मल रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देगा। ग्राफ क्लियर है सबको, पहले क्या हो रहा है, लिनियरली इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या हुआ, इसको डॉटेड करके बना डिक्रीज सकते हो हो, गया फिर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, Constant हो गया। क्लियर है सबको ये चीज। हाँ सर. हाँ सर और ये डिक्रीज क्यों हो रहा है वो भी समझ में आ गया कि डिक्रीज क्यों हो रहा है। हाँ सर. हाँ सर बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, सरफेस थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। तो आज की क्लास में अभी तक किसी को कोई डाउट है बोलो। तो बेसिक कंसेप्ट जो भी था तुम्हारा फ्रिक्शन से रिलेटेड आज क्लियर कर दिया मैंने। आगे की जो चीजें होंगी वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। बोलो सर एक बार कोई बॉडी मूव करने लगा, उसका सरफेस पहले ही स्मूथ हो गया तो वो सरफेस कभी भी चेंज नहीं होगा, वो बॉडी का कभी भी चेंज नहीं, एक बार जो बॉन्ड्स टूट गया ना, बॉन्ड टूट गया, जो बॉन्ड्स जो ये थे कांटेक्ट में आ गए थे, जैसे होता क्या ना, लॉकिंग हो जाता है जब बहुत बॉडीज को कुछ देर तक रख दोगे कांटेक्ट में, तो उनके जो बॉन्ड्स होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं। जैसे ही फोर्स लगाओगे तो ये इंटरलॉकिंग टूट जाता है। इंटरलॉकिंग क्या हुआ, टूट गया। तो एक बार इंटरलॉकिंग टूट गया तो तुम्हारा काम आसान हो गया, तभी तुम्हारा क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन घट गया। फिर रोक दोगे ना और बहुत दिन तक रोक करके रख दोगे तो फिर से बॉडी क्या होगा, इंटरलॉक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से एक कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है उसके वेट के चलते। अगर तुम रखे हो ना तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, जिसके चलते क्या होता है, फिर से इंटरलॉकिंग हो जाए। तुमने देखा होगा कि बहुत दिन तक कोई बॉडी अगर रख दे नॉर्मल मिट्टी वाले जमीन पे तो क्या होता है, थोड़ा सा धंस जाता है। देखे हो ना, ये सब ऑब्जर्व करे हो ना, एक हाँ ही सर। जगह पे किसी बॉडी, किसी हेवी बॉडी को बहुत दिन तक रख दे तो क्या होता है, थोड़ा सा धंस जाता है, दैट इज इंटरलॉकिंग। तो धक्का पुश करके तुमने इंटरलॉकिंग ब्रेक कर दिया, काम आसान हो गया। फिर बहुत दिन तक छोड़ दोगे तो मे भी फिर से इंटरलॉकिंग कर लेगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर सर छोड़ने की टाइम भी तो कुछ थोड़ा कम है बट इंटरलॉकिंग हो जाती है। हाँ, कितना के लिए भी छोड़ो, इंटरलॉकिंग होगा। जो चेंज होगा मे बी कभी कभी ऑब्जर्व कर सकते हो, कभी कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा ऑब्जर्व होगा, कम टाइम दोगे तो कम ऑब्जर्व होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसपे ये सारी चीजें डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स से हमें मतलब नहीं है, हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एकदम प्रैक्टिकल वाला ही पढ़ने लगो ना, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं फिजिक्स ना, उसमें बहुत सारे अजम्पशन लेकर के पढ़ते हैं और फिजिक्स को सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं। अगर इसी लेवल पे अगर तुमको रियल फिजिक्स पढ़ाने लगे ना, जो जो चीजें रियल लाइफ में हो रही है एग्जैक्ट वो सारी चीजें पढ़ाने लगे, फिर पागल हो जाओगे। ऐसे ही अभी परेशान रहते हो कि फिजिक्स समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, वो सारी चीजें जैसे तुमको पढ़ाया गया था प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने पढ़ाया हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन में अजम्पशन तुमको पता है ना कि क्या अजम्पशन हमने लिया हुआ, क्या अजम्पशन था कि हम सीधे जो भी Yeah, the एयर distance. ड्रैग था, एयर फ्रिक्शन था, एयर के चलते फ्रिक्शन था, उसको नेग्लेक्ट करके पढ़ रहे थे। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, यू कैन नेग्लेक्ट द नहीं एयर सर। फ्रिक्शन? सारी नहीं चीजें सर. जब रियलिस्टिक सामान बनाना होता है, जैसे रॉकेट बनाना होता है, बाकी सारी चीजें तुमने वो पढ़ाई होगा, मीम बहुत सारा आया था, वो जो जीता था भाला फेंक करके, पढ़े हो ना? हाँ हाँ सर सर हाँ नीरज चोपड़ा हाँ हाँ, नीरज चोपड़ा का मीम तुमने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा उस 32 डिग्री पे फेंका है। ठीक है, 32 डिग्री पे फेंकने का बहुत सारा रीजन है, बॉडी का जो शेप है उस पर डिपेंड कर रहा है,
और बॉडी वहां पे जो स्किन फ्रिक्शन है, जो कि एयर ड्रैग है, वो तुम हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो सारी चीजें ले करके 32 डिग्री पे फेंका तो उसको मैक्सिमम रेंज अचीव हुआ। तो बहुत सारी चीजें जो रियल लाइफ में होता है उसको हम बुक में एग्जैक्ट वैसे ही नहीं पढ़ सकते हैं। हम क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सारी बात समझ में। और सारी Yes, चीजें sir. अगर एग्जैक्ट वैसे ही पढ़ने लगोगे ना तो फिर तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे अगर तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन के पास फिजिक्स में तुम्हारा हाँ मास्टर्स करने का मन करा ना, तो उस टाइम में हम रियलिस्टिक फिजिक्स में घुस जाते हैं, क्योंकि अब उस टाइम में तुम्हें एक्चुअल फिजिक्स पढ़ना होता है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल जब वहां पढ़ोगे ना, तो वहां पे तुमको नहीं बोला जाएगा कि एयर ड्रैग इज नेग्लेक्टेड, वो बोलेगा कि कंसिडर एयर ड्रैग। ये सारी चीजें करेगा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीजें भी कंसिडरेशन में आने लगेंगी। अभी हमने क्या करा, पूरे बॉडी को हम एक पार्टिकल बना देते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ही खत्म। ठीक है ना। कहीं भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में मैंने बोला कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी एंड देन कैलकुलेट द नहीं वेलोसिटी, सर। ऐसा बोला? नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है, आसान करके पढ़ाना है तुमको। अभी अभी डरा देंगे तो फिर फ्रिक्शन, फिर फिजिक्स तुम लोगे ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं। क्लियर है? हाँ सर। फिल्म में अभी तुम्हें बहुत बहुत आसान फिजिक्स पढ़ना। हाँ बोलो। हाँ सर। सर कोई स्टैटिक बॉडी का सडनली बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, वो उल्टे पलटे कर चलने लगा, तो उसका मतलब क्या है? उल्टा पुल्टा चलने लगा तो फिर फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन क्या, दो तरीके का फ्रिक्शन मैंने बताया। अगर स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा। और बॉडी रेस्ट में है, टेंडेंसी कर रहा है मोशन का, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर उल्टा पुल्टा होकर के चलने लगे, टेढ़ा मेढ़ा टॉपल करके चलने लगे, तो क्या कौन सा फ्रिक्शन होगा, तुम खुद बताओ। स्लाइडिंग फ्रिक्शन रखे या स्टैटिक फ्रिक्शन रखे? स्लाइडिंग। कोई भी बता नहीं सकता। देखो ये तुम्हारा ब्लॉक था, इसको तुमने ऐसा धक्का दिया कि ऐसे ये उछल उछल के चलने लगा, क्या लगाओगे इस पे? कोई नहीं। कोई नहीं लगाएंगे। कुछ फिर भी तुमसे लगा पूछेगा क्या? लगा नहीं सकते। कि अगर ऐसे बॉल टॉपल करके जा रहा है, या जो तुम्हारा ये बॉडी है ये ऐसे गुलाटी मार मार के जा रहा है, समर शॉट ले लेकर जा रहा है, तो तुमसे पूछेगा कि कैलकुलेट द फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, पूछ सकता है? ऐसा इसमें कुछ तो कोई नहीं होता लगेगा सर। ही नहीं सर। हाँ सर। हाँ तुमसे नहीं पूछेगा, तो परेशान मत हो। तो फन के लिए, हाँ फन के लिए तुमको मन कर रहा है, पढ़ सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या क्या चीजें हो रही है। अगर फिजिक्स बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो ना, तो फिर घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि तुम्हें क्या देना है, नीट और या जेई मेंस का एग्जाम भी देना है, तो उसके लेवल का ही पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो ऐसा ही अभी के टाइम में थोड़े बच्चे रिसर्चर हो जाते हैं, ठीक है ना। और रिसर्च कर करके अगर ज्यादा फिजिक्स से इंटरेस्ट हो गया तो फिर बीएससी कर लो फिजिक्स से, या फिर एमएससी करना फिर फिजिक्स से। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर हम न्यू स्टूडेंट है, इसलिए हमको पता नहीं है आप आगे सिलेबस में क्या क्या करवाएं। सिलेबस में कोई बच्चा मैसेज कर देगा आज ग्रुप में, कोई भी ये कोई हाथ खड़ा कर लो जल्दी से, कौन ग्रुप में मैसेज कर देगा? तो स्टूडेंट, या मैं रुको मैं बता देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो, बच्चे कंफर्म ही कर देंगे कि क्या क्या मैंने पढ़ाया। सबसे पहला हाँ, शायद मैंने पढ़ाया था 1D मोशन, 1D पढ़ाया था, वन हाँ सर। डायमेंशनल मोशन पढ़ाया। ठीक है। फिर हमने पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिया, और इसमें वेक्टर्स पढ़ लिया। और क्या पढ़ा था फिर, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, यूनिट एंड डायमेंशन खत्म कर दिया। ठीक है। ये बेसिक जो 4 चैप्टर्स है ये खत्म कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अभी न्यूटन ऑफ मोशन भी पढ़ा, रिलेटिव मोशन। प्रोजेक्टाइल भी पढ़े थे। हाँ प्रोजेक्टाइल भी पढ़ लिए हैं। प्रोजेक्टाइल में जो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है, 1D और प्रोजेक्टाइल के बाद हमने पढ़ा था रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। तो रिलेटिव मोशन खत्म हो गया, और कुछ इतना ही खत्म हुआ है ना। हाँ सर। ये सारे जो वीडियोज है ना, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, मतलब जो भी करियर पॉइंट कोलकाता का यूट्यूब चैनल है उस पे अवेलेबल है। अगर आपको वहां देखना है तो देख लेना, ठीक है। और जो भी उसमें डाउट होगा आप पूछ सकते हो कि सर इस क्लास में इस टॉपिक पे पर्टिकुलर डाउट है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? सर जो नोट्स है वो Okay, वीडियो ही sir. में है। नोट्स मतलब कौन सा, ये पीडीएफ नोट्स इस टाइप का कुछ चाहिए आपको? हाँ सर। अच्छा है, रिटन नोट तो बच्चे देंगे, क्योंकि हम लोग अभी ऐसा कुछ प्रोसेस जनरेट नहीं कर रहे हैं जिसमें, क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ ना लिख के, तो इसका कुछ मैं पीडीएफ जनरेट नहीं कर सकता हूँ कि आपको पीडीएफ दे दूं। वो बच्चे जो लिखे हैं वो एक तरीके से आपको मिल सकता है, ये ऐसा कुछ ठीक है। अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जो पिछले क्लासेस में बच्चों को सारा पढ़ा दिया हो, उसमें कोई फोटो खींच के या पीडीएफ उसका बना के आपको भेज दे। मैं एक बार अभिजीत सर से कांटेक्ट कर लूंगा, वो बता देंगे क्या करना है। ठीक ठीक है। है सर।
ओके सर, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।